तभी उन्होंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि जब मेरी सरकार अपना 8वां बजट पेश कर रही है तो अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। और उन्होंने यह भी कहा कि यह बजट भगवान राम को समर्पित है। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान राम लोक मंगल के प्रतीक है। चौधरी साहब का संबंध उत्तर प्रदेश से था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी, देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी करोड़ों किसानों की आवाज को उन्होंने जो बुलंदी दी, सचमुच चौधरी साहब का सम्मान देश के कोटि कोटि अन्नदाता किसानों का सम्मान है। और चौधरी साहब की स्मृतियों को यह एक नमन भी है, विनम्र श्रद्धांजलि भी है। चौधरी साहब का आंकलन, उन्होंने जो सुधार के कार्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में और देश में प्रधानमंत्री के रूप में जो किए थे, वो अविस्मरणीय है। राजस्व में आज जो कुछ सुधार हमें देखने को मिलता है वह चौधरी साहब की देन है। एक गरीब को उसका अधिकार मिल पा रहा है, चौधरी साहब की देन है। किसानों की आवाज को हर मंच पर तवज्जो दी जा रही है और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है, यह भी चौधरी साहब की देन है। मैं सोचता था कि अपने बजट भाषण में जब किसानों की बात आएगी तो नेता विरोधी दल अवश्य चौधरी साहब का स्मरण करेंगे, लेकिन बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो किन कोय, रहे मन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। यह स्थिति आज उनकी हो चुकी है। कोई साथ में आने को तैयारी नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि पता नहीं कहां किसको धोखा दे दे। चौधरी साहब का सम्मान किसानों का सम्मान है और उत्तर प्रदेश का सम्मान है। इसलिए बजट के अंदर जब अन्नदाता किसानों की चर्चा हो रही है तो कम से कम इन चीजों का उल्लेख कर देते तो अच्छा रहता। इसमें मुझे लगता है उनका भी सम्मान बढ़ता। इस पूरी चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 93 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और इस चर्चा में भाग लेकर के इसको और रचनात्मक बनाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इतनी गंभीर चर्चा हो सकती हो, देर देर रात्रि तक सदन चल सकता हो, यह भी देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रहा है। 2017 में हमने अपना पहला बजट उस समय प्रस्तुत किया था। तब भी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि हमारा यह बजट मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को साक्षी मान करके हम लोग इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। और यह हमारा सौभाग्य है कि जब आज हम लोग, मेरी सरकार ने अपना 8वां बजट प्रस्तुत किया है, तब अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर बन करके आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हो चुका है। रामलला वहां विराजमान हो चुके हैं और इसलिए बजट भी प्रभु राम के श्री चरणों में समर्पित है, क्योंकि लोक मंगल का ये बजट है, इसलिए प्रभु राम लोक मंगल के प्रतीक हैं। यह बजट भी उनके श्री चरणों में समर्पित है। महोदय, अमृत काल के इस पहले बजट में राम राज्य की उन अवधारणाओं को साकार करने का पूरा प्रयास हुआ है। देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने की दिशा से
एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और लोक मंगल के साथ साथ उत्तर प्रदेश को समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर रोड मैप के साथ इस बजट को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने वित्तीय साल 2024-25 के बजट को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी का बजट चाहे 7 लाख करोड़ का हो या 8 लाख करोड़ का, सवाल यही रहेगा कि 90% जनता के लिए, मतलब पीडीए के लिए, उसमें क्या है। और उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की नीति आम जनता विरोधी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार आंकड़ों में न उलझाए, सरकार ये बताए कि इस बजट से महंगाई से कितनी राहत मिलेगी। तो मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं मैं, यूपी का बजट चाहे 7 करोड़ का हो या 8 लाख करोड़ का हो, सवाल यही रहेगा कि 90% जनता के लिए उसमें क्या है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नीति आम जनता के लिए नहीं है। वो 10% संपन्न लोगों के लिए 90% बजट रखती है और 90% जरूरतमंद जनता के लिए, केवल नापात्र के लिए 10% बजट रखती है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पर निर्भर है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन किसान की बोरी में से 5 किलो की चोरी जारी है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन अग्निवीर की भर्ती 5 साल के लिए भी नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन किसानों को 5% भी लाभकारी मूल्य नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन पुरानी पेंशन के लिए 5 पैसे भी नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन युवाओं के लिए न तो कोई रोजगार और न 500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को रेल व दूसरे किराए में छूट के लिए 5% का भी बजट नहीं। तो ये कैसी 5वीं अर्थव्यवस्था में हम लोग शामिल हो रहे हैं? जो विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, उनमें हम कहां शामिल हो रहे हैं? कई बार यह सवाल पूछा गया कि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का आप सपना दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उसके लिए रोड मैप क्या है आपका? केवल एक अमेरिकन कंपनी को हायर कर करके कई सौ करोड़ रुपए खर्च कर करके उस पर क्या $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बना लेंगे आप? वो रोड मैप क्या है? और आज आपके स्टेट की जीडीपी क्या है? पिछली बार भी अध्यक्ष महोदय सवाल का जवाब नहीं मिला था कि अगर आपको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो। हालांकि ये बात कही गई कि मैंने प्रभु राम का नाम नहीं लिया। जब प्रभु राम दिल में ही बसते हों तो फिर नाम लेने की जरूरत क्या है? राम पहले भी थे, प्रभु राम आज भी हैं और प्रभु राम हमेशा रहेंगे। जब हम और आप नहीं थे, प्रभु राम तब भी थे, और जब हम और आप नहीं रहेंगे, प्रभु राम तब भी रहेंगे। इसलिए कहना कि आप प्रभु राम को लाए हैं, ऐसा कहकर कि आप भगवान श्री राम का अपमान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ धर्म को भी अपमानित कर रहे हैं। कि एक बार मैंने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वीडियो ट्वीट कर दिया था, और वीडियो ट्वीट का असर यह हुआ कि नेता सदन के साथ दिल्ली वालों ने शूटिंग की थी, फोटो कौन सी अच्छी आएगी। वो मेरे से बेहतर नेता सदन जानते होंगे। तो ये बात मैं नहीं उठाना चाहता था, लेकिन क्या करूं, ताली बजवानी है। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई, जबकि सजाई हमने। पहले तो वहां के हर प्रचार में दिखे, लेकिन
पहले तो वहां के हर प्रचार में दिखे, लेकिन जब सही समय आया तो फोकस से आउट थे। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं अन्य आवास योजनाओं के अंतर्गत 1411 करोड़ की लागत से 24,184 आवासों का ई लोकार्पण किया। वहीं कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात सरकार के अन्य मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। साथियों, किसी भी गरीब के लिए उसका अपना घर उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी होता है, लेकिन समय के साथ परिवार बढ़ रहे हैं, इसलिए नए घरों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। हमारी सरकार का प्रयास है कि हर किसी के पास पक्की छत हो, अपना खुद का घर हो। आज जिन परिवारों को उनका नया घर मिला है, उन सब परिवारजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब ऐसे काम होते हैं तभी देश कहता है मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। और जनवरी के महीने में पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफल आयोजन देखा। गामड़े गामड़े मोदी ने गारंटी नहीं गाड़ी जाती थी। सरकार के ऐसे ही प्रयासों से पिछले 10 साल में देश में जो सबसे बड़ा काम मैं मानूंगा, जिसके लिए आपको भी संतोष होगा, वो काम हुआ है 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। सरकार इन 25 करोड़ लोगों के साथ हर कदम पर खड़ी रही और इन 25 करोड़ साथियों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया, सही तरीके से पैसों का उपयोग किया, योजना के लिए अपने जीवन को बराबर ढाला और 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करने में सफल हो गए। आजादी की लड़ाई के दौरान स्वदेशी आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, दांडी यात्रा हो, जन जन का संकल्प बन गया था। देश के लिए आज वैसा ही संकल्प, विकसित भारत का निर्माण, ये बहुत बड़ा संकल्प बन गया है। देश का बच्चा बच्चा चाहता है कि आने वाले 25 साल में भारत विकसित राष्ट्र बने। इसलिए इसके लिए हर कोई अपना हर संभव योगदान दे रहा है। मुझे खुशी है कि पीएम आवास योजना को लागू करने में गुजरात हमेशा आगे रहा है। इसके तहत शहरी इलाकों में 8 लाख से ज्यादा घर बनाए जा चुके हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 5 लाख से ज्यादा घर बनाए गए हैं। तो वहीं लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर को लेकर कहा कि यह दिन ऐतिहासिक है, यह आध्यात्मिक चेतना का भी दिन है और उन्होंने कहा कि भगवान राम आम जनमानस के प्राण हैं। रामायण को कई देशों ने स्वीकारा है। राम के बिना देश की परिकल्पना कर पाना असंभव है। साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर को धर्म से ना जोड़ा जाए। राम मंदिर निर्माण के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई है। और क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है, ये सबको समझकर चलना चाहिए। मान्यवर जो इतिहास को पहचानते नहीं, ऐतिहासिक पलों को पहचानते नहीं, वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को कहीं ना कहीं खो देते हैं। मैं आज फिर से एक बार कहने वाला हूं मान्यवर कि 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र से भी अधिक सालों तक
इस देश का ऐतिहासिक दिन है। और 22 जनवरी का दिन करोड़ों भक्तों के आशा आकांक्षा और सिद्धि का दिन है। उनकी आज आशा आकांक्षाएं सिद्ध हुई है। ये देश की कल्पना राम और रामचरित्र के बगैर कर ही नहीं सकती। जो इस देश को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, राम और रामचरित मानस के बगैर वो जी ही नहीं सकते। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है। ये सबको समझना चाहिए, सबको स्वीकारना चाहिए। और इसीलिए मान्यवर, हमारे संविधान की पहली प्रत से लेकर महात्मा गांधी के आदर्श राज्य की कल्पना को राम राज का नाम लिया गया। संविधान में भी राम दरबार को स्थान दिया गया। राष्ट्र की इच्छा की परिपूर्ति सम्माननीय मोदी जी के हाथ से 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में हुई है। ये लड़ाई 1528 से लड़ी जा रही है। दशकों तक ये लड़ाई चली मान्यवर, दशकों तक लड़ाई चली। लगभग 1858 से कानूनी लड़ाई चल रही है। जब से अंग्रेजों का शासन था, 330 साल के बाद कानूनी लड़ाई का आज अंत आया है और रामलला अपने गर्भगृह के अंदर विराजमान हुए हैं। मान्यवर, 330 साल के बाद और 1528 से एक लंबा जो आंदोलन चला, उसकी समाप्ति हुई है और देश की आध्यात्मिक चेतना की जागृति हुई है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये आंदोलन से अनभिज्ञ होकर कोई इस देश के इतिहास को पढ़ ही नहीं सकता। आज से नहीं, 1528 से हर पीढ़ी ने इस आंदोलन को किसी न किसी स्वरूप से वाचा दी और ये मामला लंबे समय तक अटका रहा, भटका रहा, लटकता रहा। आज मोदी जी के समय में ही इसको परवान चढ़ना था, इस स्वप्न को सिद्ध होना था और आज देश स्वप्न सिद्ध होता हुआ दिखा है। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।